गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग 5 पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इस्लाम की ही बात करेंगे। इस्लामिक ट्रेडिशंस की हम लोग पूरी देखेंगे कि वो कैसे-कैसे मेडिवल टाइम पीरियड में उसमें गतिविधि हो रही थी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज़ द रीजन विदिन द सबकॉन्टिनेंट वी आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर टू कॉन्टैक्ट विद द लैंड बियॉन्ड द सी एंड द माउंटेन। तो ये तो वही सीधी-सी बात है कि कोई भी जगह आइसोलेट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर भी ट्रेड बहुत ही ह्यूज रूप से चल रहा था। सभी जगह एक जगह से दूसरे जगह ट्रेड कर रहे थे। इवन अरब मर्चेंट्स जो थे, वो फॉर इंस्टेंस फ्रीक्वेंटली पोर्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलियन सीई, व्हाइल सेंट्रल एशियन पीपल सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो यहाँ पे अरब मर्चेंट्स जो हैं, वो वेस्टर्न पोर्ट पे आके बस जा रहे हैं। कई बार जब यहाँ पर वो पहले तो वो ट्रेड कर रहे हैं, बाद में जब उसका ट्रेड बहुत ही अच्छा खासा हो जाता था, तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में जाके वो बस भी जाते थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न कोस्ट हमारा कौन सा होता है। ये पूरा देख रहे हो, ये वो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा। इसमें से भी ये जो मालाबार कोस्ट है, इसके बारे में एक कहानी आएगी आगे में। ये मालाबार कोस्ट है हमारा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे आते थे अरब मर्चेंट्स बाहर से, यहाँ पर कुछ दिन ट्रेड करते थे, उसके बाद फिर जाके यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में जाके बस भी जाते थे। उन्हें यहाँ की कल्चर ट्रेडिशन हो सकता है अच्छी लगती हो, इसलिए यहाँ पर वो आके बस भी जाते थे। फ्रॉम द 7th century when the advent of Islam, these region become part of what is often termed Islamic। तो 7th century से इस एरिया को इस्लामिक वर्ल्ड भी कहा जाने लगा, क्योंकि काफ़ी हद में उस टाइम में पीपल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुए होंगे, ठीक है। तो अब हमारा है फेथ्स ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट। तो रूलर्स और सब्जेक्ट में आखिर क्या फेथ होती थी, किंग्स और उसके सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले तो ऑन द एक्सिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कनेक्शन दैट इज फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड इट फोकसिंग ऑन द रिलीजन एंड रूलिंग एलाइट। तो यहाँ पे सीधा यही बोला जा रहा है कि इन 1711, सबसे पहले 1711 में ही अरब जनरल जो थे मोहम्मद कासिम, वो सबसे पहले यहाँ पर आए और और जो हमारा सिंध था उसको कनकर, मतलब उसको अपने में अपने अंदर ले लिया उसको 711 में। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला वही हुआ यहाँ पे। इस्लाम एडवेंट सबसे पहला ये हमारा 711 में हुआ इंडिया में, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पे अपना कैप्चर कर लिया, उसको सिंध को कैप्चर कर लिया, विच बिकम पार्ट ऑफ खलीफा डोमेन। तो वो बाद में खलीफा डोमेन का पार्ट बन गया था। द तुर्क्स एंड अफ़गान्स एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत। और बाद में फिर जो है तुर्क और अफ़गान्स जो है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी इस्टैब्लिश किया वहाँ पर। और भी कई सारे वहाँ पर मुगल आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी कई सारे आपको इस्लामिक रूलर्स आपको देखने के लिए वहाँ मिलेंगे अलग अलग। ये आपको जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, उसी तरह अलग अलग आपको सल्तनत देखने को मिलेगा। जैसे मुगल आ गया, फिर आपको दिल्ली सल्तनत आ गया, फिर आपका एक और भी कई सारे आएंगे। उसके बाद फिर दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन द दक्कन एंड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इस्लाम वाज एक्नॉलेज रीजन ऑफ द रूलर इन द सेवरल रूलर्स इन द सेवरल। तो इस्लाम जो है कई जगह पे रूलर्स बन ही चुके थे। दिस कंटिन्यूड विद द एस्टेब्लिशमेंट मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर तक ये कंटिन्यू था, मतलब वो कन्क्योर करते जाते थे और वहाँ के रूलर्स बन जाते थे। तो कई अलग अलग सल्तनत आए, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर तक ये कंटिन्यू रहा। मुगल एम्पायर के बाद ब्रिटिश ने कब टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ तक ही इस्लामिक वर्ल्ड हमारा देखने को मिल रहा है, मुगल एम्पायर तक, ठीक है। थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वेयर टू बी गाइडेड बाय द उलमा। उलमा क्या होती है? उलमा जो है कि आप ये सीधा समझ लो, ये इस्लामिक स्टडी है सीधा। स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी एज प्रेफरेंस ऑफ द दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस जुडिशल। तो जो इस्लामिक स्टडी में पढ़े हुए होते हैं, वो आपको उलमा होते हैं, जो कि वेरियस रिलीजन्स वो परफॉर्म कराते हैं। क्या क्या, कोई अगर रिलीजियस हो, जुडिशियल हो, टीचिंग फंक्शन जो परफॉर्म करते थे, उसे उलमा कहा जाता था। जैसे यहाँ पे आपको देख भी रहा होगा, वन हु नोज, मतलब जो जानता है, जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, रिलीजन के बारे में जानता है, ज्ञानी आदमी, सीधा समझ लो, जो रिलीजन का ज्ञानी आदमी हो, जो न्याय का ज्ञानी आदमी हो, टीचिंग का ज्ञानी आदमी हो, उसको उलमा यहाँ पे बोला जा रहा है। हु वे आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे आर रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया। तो इसमें ये एक्सेप्ट किया जाता था कि जो उलमा होते हैं, इसको ये इंश्योर करना था कि इसके एरिया में जितने भी हैं, वो सारे शरिया को फॉलो करें। अब शरिया क्या है? शरिया एक लॉ है, ये देखो शरिया। तो शरिया इज़ अ लॉ गवर्निंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। जैसे कि आपका इंडिया में अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मुस्लिम्स का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शरिया। सीधा आप उसको सीधा समझो, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है आज के टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि उसी से वो खुद को गवर्न करते हैं, जिसमें कि बेसिकली जो भी उसमें लेट डाउन होते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स, वो कुरान के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको है इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द कैटेगरी ऑफ द जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड। जिम्मा
प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर एक आपको जिम्मी जो कि प्रोटेक्ट करता था, जिम्मा डेवलप्ड फॉर पीपल हू फॉलोड द रिवर्स सच एज ज्यूइश एंड क्रिश्चियन एंड लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूलर। तो उसको जिम्मा प्रोटेक्शन देना पड़ता था। अ, तो उसको जिम्मी बोला जाता था, जिम्मा। और उसमें आपका ये एक जिम्मा जो है ना, ये इनको बेसिकली टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया। तो ये जिम्मा वो जजिया उनको देना पड़ता था। यहाँ पे जजिया की बात अगर की जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आगे में, दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जजिया। तो ये जो जिम्मा थे इनको जजिया टैक्स देना पड़ता है। जजिया क्या होता था? एक टाइप का टैक्स होता है जो आपको देना है किंग को, जो भी मुस्लिम रूलर्स हैं आपको उसको देना है। और ये जजिया के अंदर कौन, जिम्मा के अंदर कौन कौन आते? सीधा समझ लो, जो नॉन मुस्लिम्स थे वो जिम्मा के अंदर में आते थे, ठीक है। जजिया उनको देना है जो मुस्लिम्स नहीं है। मुस्लिम्स के ऊपर दूसरी टैक्स लागू होती थी, ऐसा नहीं है उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता था, उसके ऊपर दूसरी टैक्स लागू होती थी। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे शायद, जुकात, जजिया, ये अलग अलग वहाँ पे टैक्स के सिस्टम बनाए गए थे। जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था, बस आपको इतना याद रखना है अभी, ठीक है। In India, this status was extended to Hindus as well। तो ये हिंदूज पे भी सेम लागू होता था। सीधा वो नॉन मुस्लिम्स के लिए जजिया कानून फॉलो हो रहा था, वो सबके लिए होगा, चाहे इधर वो सिख हो या फिर हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उस पे सब पे जजिया कानून फॉलो होगा, जजिया टैक्स फॉलो होगा, ठीक है। और एज यू विल सी, रूलर्स सच एज द मुगल केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज एम्पायर ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम बट द ऑल पीपल। तो मुगल जो खुद को न सिर्फ मुस्लिम का रूलर कहते थे, बल्कि कहते थे हम इंटायर जो भी यहाँ पे पीपल हैं सबके हम रूलर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इनफैक्ट रूलर ऑफन एडोप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड देयर सब्जेक्ट। तो वो अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे वो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ को भी अपनाते थे। सबके लिए एक अलग अलग टाइप की फ्लेक्स, मतलब कि एक टाइप समझ लो जो सबको सूट करे। मान लो किसी और रिलीजन को कुछ और सूट कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी बहुत अलग तरह की लॉ बनाया जाता था। फ्लेक्सिबल पॉलिसी मतलब पॉलिसी चेंज होती रहती थी टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एज पर दियर रिलीजन। जैसे हिंदू हैं, जैन हैं, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन है, ज्यूइश हैं, तो उन सभी के बेसिस पे उसको चेंज किया था। और वो लोग क्या करते थे, इसको रिस्पेक्ट भी करते थे। जो इसके इंस्टीट्यूशन थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, ज्यूइश के, इसको वो रिस्पेक्ट भी करते थे और इसके प्रति डिवोट भी थे, मतलब कि आदर भी रखते थे। जो नॉन मुस्लिम लीडर्स थे वो भी, इवन जो हमारे अकबर और औरंगजेब हैं, इन्होंने कई बार वहाँ पर विजिट भी करा है, कुछ वहाँ पर दान दक्षिणा भी दिया है, ये हमें देखने को मिलेगा। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम। तो इस्लाम में क्या क्या पॉपुलर प्रैक्टिस है, ये आपको यहाँ से देखना है। बेसिकली ऑल दोज हु एडोप्टेड इस्लाम, जो जो इस्लाम एडोप्ट कर रहा है उसको 5 पिलर्स फॉलो करने हैं। इस्लाम के अंदर में 5 पिलर्स क्या क्या होती है? सबसे पहले तो उनका एक ही गॉड है, अल्लाह, पहले आपको ये याद रखना है। सबसे पहला यही हो गया। प्रॉफेट मोहम्मद जो उसके मैसेंजर हैं, सहदा, उसको सहदा ही बोला जाता है। फिर आपको दूसरा हो गया, आपको नमाज ऑफर करना है दिन में 5 बार, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद मतलब आपको टैक्स देना है, ज़कात, दान दक्षिणा, टैक्स नहीं समझो इसको, दान दक्षिणा समझो आप, कि आपको दान भी देना है। फिर आपको रमज़ान के महीने में आपको फिर फास्टिंग भी रखना है। जो हमारा सावन का महीना नहीं चलता, तो वही रमज़ान का महीना आपने सुना होगा ना, कि दिन में उनको दिन भर भूखे रहना पड़ता है। उसके बाद फिर वो लोग शाम में अपना भोजन-वोजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां है आपका, एक बार उनको मक्का, मतलब मक्का में एक बार उसको तीर्थ करना ही चाहिए। तो ये मुस्लिम्स अगर हैं आप, तो उसको आपको ये 5 पिलर फ़ॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये सारे आसान ही थे। जैसे कि आपको हज में, ये जो आप देख रहे हो ये पिक्चर, ये हज की, मक्का मदीना की है। तो यहाँ पर आपको एक बार जाना ही है। हर हर इस्लामिक जो इस्लाम को फ़ॉलो करता है वो अपनी ज़िंदगी में एक एक ना एक बार ज़रूर यहाँ पर जाता है, क्योंकि ये उनका 5 पिलर्स, वन ऑफ द 5 पिलर है उनके रिलीजन का, ठीक है। उसके बाद हाउएवर देयर दीज यूनिवर्सल फीचर वी आर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटी इन प्रैक्टिस डिराइव फ्रॉम द सर्टेन एफिलिएशंस या सुन्नीस। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सियास और सुन्नीस का डाइवर्सिटी, हमें यहाँ पे मुस्लिम्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पर सियास और सुन्नी का एक सेक्ट था, सुन्नी सेक्ट था बेसिकली। नो नो गलती हो गई, ये सिया सेक्ट था एक, ख्वाजा, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर चुका था, जो कि इस्लामिक से थोड़ा बहुत अलग था। तो हालाँकि ये इस्लाम के अंडर ही आता है, लेकिन बाकी सारे से अलग था, क्योंकि ये एक शिया सेक्ट से बिलॉन्ग करते थे, उसके अंदर में ख्वाजा आते थे। इनका एक न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, उनका आइडियाज़ अलग था। और इनका जो एक नया टर्म इन्होंने इंक्लूड किया था वो था गिनान, जो कि संस्कृत वर्ड जनान से आया था, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया वर्ड को इंक्लूड किया जो था गिनान, मतलब आपको नॉलेजेबल पीपल भी होना है। और इनका जितना भी पोएम होता था वो अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में होता था, जैसे हो गए पंजाबी, हो गए मुल्तानी, हो गए सिंध, हो गए क कर
कच्छनी हो गए, हिंदी हो गए एंड गुजराती, मतलब सीधा समझ लो जो लोकल लैंग्वेज होते थे, उसमें इनकी पोएम्स लिखी जाती थी, जो इंडिया के लोकल लैंग्वेज थे, ठीक है? और उसको गाया जाता था, इवन प्रेयर मीटिंग्स में उसको गाया जाता था डेली बेसिस पर। एल्सवेयर अरब मुस्लिम ट्रेडिशन हु सेटल्ड इन द अलोंग बॉर्डर मलाबार कोस्ट केरला एडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज मलयालम। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको मैप दिखाई दी है, मलाबार कोस्ट है ये यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ से ये रहा मलाबार कोस्ट हमारा, ठीक है? बस इतना ही, ये केरला का आप सीधा समझ लो। तो ये मलाबार कोस्ट पे जब यहाँ से अरब मर्चेंट्स आए थे, तो पहले तो यहाँ पर वो कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर वो यहीं पे सेटल हो गए। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज मलयालम थी उसको अडॉप्ट भी कर लिया उन्होंने, ठीक है? तो यहाँ पर उसका लोकल लैंग्वेज मलयालम को उन्होंने अडॉप्ट किया। दे ऑल्सो अडॉप्टेड लोकल कस्टम्स, तो वहाँ के लोकल कस्टम्स को भी अडॉप्ट किया, जो कि मैट्रिलिनी था। मतलब आपने मैट्रिलिनी के बारे में आपको पता ही होगा, जो आपका मदर के मतलब आप मैट्रिमोनियल रेसिडेंस, जो आप जब आदमी शादी के बाद अपने मायके में ही रहता है, तो वही होता है मैट्रिमोनियल रेसिडेंस। मतलब अपने घर नहीं आता, अपने पत्नी के घर में रहता है, तो वो हो गया मैट्रिमोनियल रेसिडेंस। तो वो वही फॉलो होने लगा वहाँ पर। The complex blend of universal faith with local tradition is perhaps best exemplified in the architecture of mosaic. Some architectural feature of the mosaic are the universal, such as the orientation towards Makkah. तो कुछ यहाँ पर देखो, आपको आपको कई जगह पर जो है मोसेक जो मस्जिद होती है, उसके बनावट के तरीके में भी डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ सेम रहती थी, जैसे कि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का, तो उनका जो मुख होता था वो मक्का मदीने की तरफ होता था, सीधा समझ लो उधर आपका वेस्टर्न साइड में उसका मुख होता था, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का होता था उनका। ये हर मस्जिद को फॉलो करना होता था। इवन हर मस्जिद में एक मिहराब बना हुआ होता था, जहाँ पर कि लोग बैठ के प्रेयर कर सके। मिनबार होना होता है, तो जहाँ पर कि जो वहाँ के मेन मौलवी होते थे, वो वहाँ पर बैठ के सरमन किया करते थे, मतलब जो भी तत्व ज्ञान की बातें वो वहाँ पर दिया करते थे। हाउएवर देयर सेवरल फीचर्स दैट शो वेरिएशन। अब कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे वेरिएशन शो कर रही है, जैसे उसका बनावट का तरीका अलग होता था। उनके रूफ, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि रूफ का तरीका वहाँ पे अलग होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स अलग यूज़ किए जाते थे। जैसे कि आप देखो, ये केरला का मस्जिद है, तो यहाँ पर देखो रूफटॉप कैसे है, यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप में। फिर आप यहाँ पर देखो, ये बांग्लादेश का कोई है यहाँ पर मोसेक, तो वो देखो फिर वहाँ का स्टाइल कैसा है बनाने का। तो ये आप देख रहे हो ना, सीधा ये कितना ये आपको है, ये केरला, मतलब आप सीधा समझ लो ये मैप किधर गई, ये यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पर बनाने का अलग तरीका। ये आपका यहाँ पे आ गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में बनाने का एक अलग ही आर्किटेक्चर वहाँ पे फॉलो हो रहा है। इवन फिर आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको अलग आर्किटेक्चर फॉलो होते हुए दिखाई देगा। तो मतलब वेरिएशंस थे वहाँ पर बनने के तौर में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती थी, जैसे आपका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का, मिहरब होना चाहिए वहाँ, मिनबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ कॉमन थी, लेकिन बनावट के तरीके में वहाँ डिफरेंशिएशन आ जाते थे। इवन देखो, जो श्रीनगर का जो मस्जिद है वो देखो यहाँ पर सबसे अलग है, ये इससे भी अलग है और इससे भी अलग है, तो इस श्रीनगर का मस्जिद है, मतलब बनावट के तरीके में अलग होती थी, ठीक है? अब देखो, नेम ऑफ द कम्युनिटीज़, वी ऑफन टेक टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड। तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो वर्ड है, ये ग्रांट की गई, मतलब दी गई है, पहले से नहीं चली आ रही थी, बाद में किसी और के द्वारा दिया गया है। पहले अब जो हिंदू का वो है, तो वो मेन क्या है, वो सनातन है, और जो मुस्लिम्स का मेन है वो क्या है, इस्लाम है। तो मुस्लिम नाम बाद में दिया गया। इवन अगर यदि आप यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है, यदि आप 8 से 14 सेंचुरी के बीच की जितनी भी टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन देखोगे, उसमें मुस्लिम और मुसलमान वर्ड कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ है। सोचो कितनी हैरानी की बात है। 8 और 14 सेंचुरी के बीच में मुस्लिम और मुसलमान वर्ड कहीं पे यूज़ ही नहीं रहा था। मतलब कि ये उसके बाद ये वर्ड यहाँ पर आया हुआ है। सीधा आप समझ लो, मुगल पीरियड में ये मुस्लिम और मुसलमान वर्ड ज़्यादा फेमस हो गए थे। इंस्टीट पीपल वेयर ओकेजनली आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ दियर रीजन, तो वो रीजन के बेसिस पे अपना आइडेंटिफिकेशन करते थे। जैसे वो कहाँ से आए हैं, उस बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन होता था। जैसे मान लो कोई तुर्क से आया, तो उसको तुर्कस बोला जाता था। तुर्कस, ठीक है? जो तुर्की से लड़के यहाँ से आते थे। जो तजिकिस्तान से आते थे, उनको तजिका बोला जाता था। जो पर्शिया से आते थे, उनको पारसिखा बोला जाता था। तो वो अपने रीजन के बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन होता था। उसको मुस्लिम या फिर मुसलमान से डिनोट नहीं किया जाता था। अब उसको इस्लाम तो बोल नहीं सकते कि इस्लाम है, ये इस्लाम है, तो उसको रीजन बेसिस पे वो डिवाइड कर देते थे, तो उनका पहचान होता था, ठीक है? समटाइम टर्म्स यूज्ड फॉर अदर पीपल वेयर अप्लाइड ऑन द न्यू माइग्रेंट। तो आपने एक और चीज़ देखा होगा, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 और 3 में शाकाहास के बारे में बहुत ही देखा, जिसको कि हमने देखा था कि ये वर्ना ऑर्डर में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए इसको वर्ना ऑर्डर के सबसे लोअर कैटेगरी में रखा गया था, शाकाहास, जो कि आउटसाइडर्स बताए जाते। कई जगह इसको मलिशियस भी बोला जाता था, यवनास भी बोला जाता था। तो वही बता रहे हैं, तुर्क और अफ़गान को यहाँ पे कई जगह बताया गया कि तुर्क और अफ़गान से जो आते थे, उनको ही शाकाहास यहाँ पे बोला जाता था, यवनास बोलते, इवन मलिशियस भी उन्हीं को बोला जाता था, ठीक है? अ, और क्योंकि उनकी जो रहने का तरीका था, नॉर्म्स था, वो सब अलग था, कास्ट अलग था, जो वो लैंग्वेज बोलते थे वो भी अलग था। इसलिए उनको जो है वो अपने वरना ऑर्डर से निकाल के देखते थे, ठीक है?
Such terms sometimes designate contemporary but rarely denoted a distinct religion community Muslim in opposition to Hindi as we saw in Hindu। वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हिंदू टर्म है वो भी सिर्फ एक रिलीजन को दर्शाने के लिए नहीं होता, तो वो भी कई अलग अलग चीज़ को दर्शाने के लिए हुआ था। जैसे कि जो इंडस वैली के आसपास रहते थे उसको इंडू इंडूस बोलते बोलते सिंधु सिंधु बोलते बोलते हिंदू बोलने लगे वो लोग। ठीक है। अब देखो तो ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म, तो इस्लाम के अंदर सूफिज़्म का ग्रोथ कैसे हुआ? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफी टर्न टू द एस्थेटिक एंड मिशन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द खलीफा। तो ये खलीफा का विरोध कर रहे थे इस्लाम के अंदर में ही, क्योंकि वो बहुत ही डॉगमेटिक डेफिनेशन देता, मतलब बहुत ही कट्टरवादी उनका सोच वो हो गया था खलीफा का, तो उसका वो विरोध कर रहे थे सूफिज़्म इस्लाम के अंदर में ही। तो उन्होंने अपने नए तौर तरीके को उनको फिर सूफिज़्म नाम दिया, अपने जो उनके नए तौर तरीके थे, नए रूल्स थे। उन्होंने अपने जितने भी नए रूल्स थे तो वो कुरान से बेसिकली लिया। ठीक है। दे लेड इम्प्रेशन सीकिंग सेल्वेशन थ्रू द इंस्टेंट डिवोशन और लव फॉर गॉड। तो उन्होंने गॉड के प्रति प्यार दर्शाने को कहा, और उन्होंने परफेक्ट मोहम्मद को एक एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बताया। द सूफी द साउट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सूफी ये साउट कर रहे थे कि जो भी कुरान में आप इंटरप्रेट कर रहे हो, जो भी डाल रहे हो, तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पे डालना चाहिए। तो यहाँ सूफीज़्म ये इस्लाम से डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हमारा एक नया टर्म आता है खानखास और सिलसिला। ये क्या होता है खानखास और सिलसिला? तो अब खानखास को आप सीधा सुनो हॉस्पाइस। हॉस्पाइस आप समझ लो कि एक टाइप से हॉस्पिटल इसको आज के टाइम में बोला जाता है, लेकिन आप खानखास उस टाइम में सोशल वर्क के लिए यूज किए जाते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जो 11th सेंचुरी के सूफिज्म थे, वो अपना खानखास बना के रखते थे। खानखास क्या होता था? हॉस्पाइस, पर्शिया में उसको खानखास बोलते थे। कंट्रोल बाय टीचिंग कॉल मास्टर नाना शेख इन अरेबिक। तो अरेबिक में जो उसको कंट्रोल करता था, जो उस हॉस्पाइस का हेड था, जो कोई टीचर होते थे ना, वही उस हॉस्पाइस के हेड भी होते थे। तो उसको शेख बोला जाता था अरेबिक में। पर्शिया में उनको पीर और मुर्शीद बोला जाता था। यहाँ पे देख लो, पर्शियन में उसको पीर और मुर्शीद बोला जा रहा है, और जो उनके डिसाइपल्स थे उनको मुरीद बोला जा रहा है। ठीक है। और जो वो अपना सक्सेसर को अपॉइंट करता था उसको खलीफा बोला जाता था, क्योंकि कभी ना कभी तो शेख को रिटायरमेंट लेना है। मान लो शेख का देहांत हो गया, तो उसके बाद जो ये इसका सक्सेसर होगा, जो अगला शेख बनेगा, तो उसको यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए जो उसको नाम दिया जाता था वो खलीफा दिया जाता था, सक्सेसर। ठीक है। तो खलीफा बेसिकली एक सोशल वर्क का चीज़ था। यहाँ पे आपको जो भी परेशानी वगैरह होता था किसी भी पर्सन को, तो वहाँ पे वो जाके अपना उपचार करवा सकता था। ठीक है। फिर है यहाँ पर सूफ़ी सिलसिला। तो सूफ़ी सिलसिला क्या है? सिलसिला मतलब आप यहाँ से सीधा समझो एक चेन का यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन अ चेन सिग्निफाइंग कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो मास्टर से डिसाइपल की जो यहाँ पे सीधा समझो शेख से मुरीद की जो चेन है वो कभी भी टूटे नहीं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, सिलसिला हमेशा चलता रहे। इवन इसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गए थे ये बाद में, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। यही सीधा समझो इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे स्पेशल रिचुअल्स ऑफ द इंटीमेशन वे डेवलप इन विच इनटेक टू ओथ ऑफ एलिगेंस व्हिच परफॉर्म डिनर सेव देयर हेड। कुछ-कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पे लागू होने लगे कि आपको अपना हेयर को सेव करके रखना है, और उसके बाद आपको एक पेस्ट गारमेंट पहनना है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉलो होने लगे। ठीक है। व्हेन द शेख डाई, जब शेख का देहांत हो जाता था, तो उनके जो दरगाह थे, जो उसका जो जहाँ पे वो रहते थे, उसको एज़ अ दरगाह डिनोट किया जाता था। और वहाँ पे लोग आते थे पिलग्रिमेज करने, मतलब तीर्थ करने के लिए वहाँ लोग बाद में जाया करते थे। पिलग्रिमेज और ज़ियारत, उसको ज़ियारत बोला जाता है। जब लोग वहाँ पे जैसे कोई शेख की मान लो कहीं पे उनका देहांत हो गया, कोई जगह है, मान लो अजमेर है, ठीक है, वहाँ पर किसी शेख का देहांत हो गया है, फिर दिल्ली में किसी शेख का देहांत हो गया, तो उस जगह पे उसमें उनकी एक दरगाह बना दी जाती थी उनके समाधि के ऊपर। तो फिर वहाँ पर लोग उनके तीर्थ करने के लिए जाते थे, उनके पास पिलग्रिमेज करने के जाते थे, उसको ज़ियारत भी बोला जाता था। ठीक है। इवन उसके खास करके उसके डेथ एनिवर्सरी पे वहाँ पर जाया करते थे वो लोग पिलग्रिमेज करने, तीर्थ करने, खास करके उस दिन पर जाया करते थे। दिस वाज़ बिकॉज़ पीपल बिलीव दैट दैट सेंट वे आर यूनाइटेड टू गॉड, क्योंकि पीपल का ये मानना था जो जो शेख आज आज हमारे बीच नहीं है, वो जिनका देहांत हो गया वो अब गॉड के पास चले गए हैं, और हमारी जो भी समस्या है वो वहाँ गॉड तक पहुँचाने के लिए वही है वहाँ पर। ठीक है। रिवर्स वाली, वाली का मतलब यहाँ पे एज़ अ फ्रेंड ऑफ गॉड। तो वही यहाँ पर शेख जो जो जिनका देहांत हो जा रहा है उसको एज़ अ वाली भी यहाँ पर रिगार्ड किया जा रहा है। शेख को वाली भी बोला जा रहा है कि अब वो फ्रेंड ऑफ गॉड बन गया। जब वो उनका देहांत हो गया, तो या फिर वो ज़िंदा भी हैं तब भी वो गॉड के फ्रेंड ही हैं। ठीक है। आउटसाइड द खानका, सम
Sikhs initiated movement based on the radical interpretation of the Sufi idols. Many ISKCON the खानकाज took mediancy और सेल्वेशी। तो यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के यहाँ पे रिचुअल्स फॉलो होते थे। जैसे कि कोई यहाँ पर आ गया मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी खानकाज में आता था। बहुत सारे अलग अलग चीज़ यहाँ पे फॉलो भी होते थे। जैसे मेडिकेंसी, यहाँ पर आपको अगर कुछ हो गया है, कहीं पे चोट गांठ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते थे। आपको कहीं पे मोक्ष प्राप्ति करना है या फिर कहीं पे आपको ध्यान ध्यान लगाना है, तो वो भी आप खानकाज में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे आते थे, जैसे कलंदर जो मौलवी होते थे वो आते थे, मदरिस, मलंग, हसरिद एटसेट्रा, ये यहाँ पे सभी आया आया जाया करते थे, ठीक है। They were often referred to as बीसरिया in contrast with बासरिया सूफी compelled with it। तो उनको बीसरिया और बासरिया के थ्रू डिनोट किया जाता था। द चिश्तीज इन द सबकॉन्टिनेंट। अब हमें चिश्तीज के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है चिश्तीज, ये क्या है। तो आप सीधा समझो कि ये भी सूफिज़्म ही है। सूफिज़्म के अंदर चिश्तीज़ आए थे और ख़ास करके ये 12th सेंचुरी के बाद से ज़्यादा हमें देखने को मिला है। द लेट 12th सेंचुरी के बाद से ये, जब देखो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सूफी माइग्रेटेड इन इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी, जो 12th सेंचुरी में जब यहाँ पे वो माइग्रेट किए, जब इंडिया वो आए, तब से हमें चिश्ती के यहाँ बारे में देखने को मिला है। क्योंकि उस टाइम पर जो चिश्ती थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे सूफिज़्म में। इवन आपने शेख मोइनुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम सुना होगा, जो कि चिश्ती टीचर ही थे। इवन वो अजमेर शरीफ आपने सुना होगा, जो कि अकबर भी वहाँ पर कई बार उनके यहाँ गए हुए हैं। इवन डजन्स ऑफ टाइम वो वहाँ पर विजिट कर चुके हैं। दिस वाज बिकॉज दे अडेप्टेड सक्सेसफुल टू लोकल इन्वायरमेंट, क्योंकि वो वहाँ पर अडेप्ट कर गए। जो वहाँ पर चिश्तीस थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे अडेप्ट करके लोकल इन्वायरमेंट में वहाँ के कई लोकल एंड अडॉप्टेड सेवरल फीचर ऑफ द इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन। जो इंडियन डिवोशनल सिस्टम था, ट्रेडिशन था, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। लाइफ इन चिश्ती खानकाज। तो चिश्ती खानकाज में लाइफ कैसी होती थी, मतलब खानकाज के अंदर में क्या होते थे। शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द ग्यासपुर। तो ग्यासपुर में एक शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस है, खानकाज है शेख निज़ामुद्दीन का। तो वहाँ पर कैसी हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो देखो, सबसे पहले तो वहाँ पे स्मॉल रूम्स है, बिग हॉल्स है, जिसको कि जमात खान भी बोला जाता था। इंटीमेट विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड। तो वहाँ पर वो अपने विजिटर से मिलते भी थे। जो टीचर्स होते थे वो अपने विजिटर से मिलते भी थे सुबह और शाम में। तो ये हमें देखने, यहाँ पे देखो आगे हमें लिखा हुआ भी है वो। द इनमेट्स इंक्लूड फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल। द शेख लिव्ड इन द स्मॉल रूम। जो शेख होते थे वो स्मॉल रूम में रहते थे। ऑन द रूफ ही हैज ही मीट हिज विजिटर्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग में वो जितने भी उसके विजिटर्स आते थे वो उससे मिलते जुलते थे, ठीक है। और वो बाउंड्री से घिरा हुआ रहता था एंड बाउंड्री वॉल रन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अराउंड जो है वो बाउंड्री वॉल भी घिरा हुआ रहता था। लेकिन एक बार जब मंगोल इन्वेशन हुआ था तो काफ़ी सारे रिफ्यूजी वहाँ से भाग करके आए थे। तो खानका एज अ सिख रिफ्यूजी भी काम कर रहा था, मतलब वो वहाँ पर आपको उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था। खानका उस टाइम में जो जो मंगोल इन्वेशन से यहाँ पर भाग करके आए थे रिफ्यूजी थे, उनको यहाँ पे वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। ये हमारा कौन सा, निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस में, ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस में। अब ये कुछ मेजर टीचर्स के हमें नाम दिए गए चिश्ती सिलसिला का, जिसमें सबसे फेमस है हमारे शेख मोइनुद्दीन सिद्दीकी। तो ये सबसे हमारे पहले टीचर हैं, जो कि 1235 ईयर ऑफ डेथ है इनका। ये अजमेर में है, राजस्थान में है, आज के टाइम में भी है। और इवन यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर कई रॉयल विजिट भी हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर गए हुए हैं। इवन फिर बाद में आपके जो अकबर हैं वो यहाँ पर डजन्स ऑफ टाइम गए हैं। इवन एक दर्जन से ज़्यादा बार वो यहाँ पर गए हुए हैं अजमेर शरीफ करने के लिए। आपने यदि अकबर वेब में ये धारावाही देखी होगी या फिर वेब सीरीज कोई फ़िल्म वगैरह भी देखी हो, तो आपने देखा होगा कि अकबर टाइम टू टाइम अजमेर शरीफ करने के लिए जाया करता था। फिर जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीसरे टीचर हैं हमारे शेख फारिकुद्दीन ज्ञान गंज सरकार। फिर हमारे चौथे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। ये हमारे सारे तो इंडिया के हैं, बस एक ये शेख फरीदुद्दीन गंज सरकार, ये आज के टाइम में पाकिस्तान में लोकेट करता है, ठीक है। इनका दरगाह पाकिस्तान में, और जितने भी ये बाकी चारों के ये दरगाह इंडिया में ही लोकेट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान में है। ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर अकबर कई बार यहाँ पर विजिट भी कर चुके हैं। देयर वाज ओपन किचन, वहाँ लंगर भी हमेशा चलते रहता था। फुतू वो अनअक्स चैरिटी, मतलब अगर यदि जिसको दान दक्षिणा देने का मन है वो वहाँ पे दान दक्षिणा करते थे, जाके वहाँ पर बनाने में हेल्प भी करते। जो आज के टाइम में आप देखते हो जो लंगर में सिख कम्युनिटी करते हैं, वो उस टाइम में भी खान खास के वही नियम थे वहाँ पर।
फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल वॉक अलोंग द सोल्जर, तो वहाँ पे कई सारे लोग आते थे, सोल्जर, स्लेव। इवन आप सबसे इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ पर हिंदू योगीज भी आते थे। उस टाइम में देखो कोई रिलीजन का ऐसा इशू नहीं था। रिलीजन की जो इशू आई है वो खास करके ब्रिटिश टाइम पीरियड से आई। ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले कोई भी रिलीजियस इशू नहीं थी। इवन जो हिंदू और मुस्लिम थे वो काफ़ी यूनाइट होकर रहते थे आपस में। देखो यहाँ पर जैसे खानकाज है, मुस्लिम खानकाज है, उसमें हिंदू योगीज आ रहे हैं, कलंदर्स आ रहे हैं, जो मौलवी हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और वहाँ पे ये यहाँ अगर आप आगे पढ़ोगे तो वो यहाँ पे यौगिक एक्सरसाइज भी करते थे वो लोग यहाँ पर। तो उस टाइम में ऐसा कोई रिलीजियस को लेके कोई कट्टरवादी सोच नहीं था यहाँ पर। ये बाद में ब्रिटिश के रेलेवेंस से यहाँ पर कट्टरवादी सोच आया, और कुछ हमारे जो मुस्लिम्स डॉगमेटिक थॉट के हैं, जो कट्टर मुस्लिमवादी सोच रखते हैं, उसके चलते यहाँ पर हमारे रिलीजियस में थोड़ा सा भेदभाव है। ये हालांकि ये पहले नहीं था, और ज़रूर आगे चल के कुछ समय बाद जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन बाद में फिर से रिलीजियस जो है वो कोई डिसइक्वलिटी नहीं रहेगी, सब एक दूसरे से मिलजुल कर ही रहेंगे। इवन आज भी रहते हैं, कुछ जगहों पर नहीं रहते हैं। जो एजुकेटेड नहीं है खास करके वही रिलीजियस रिलीजियस हल्ला करते हैं। वो ऐसा बस सीधा समझ लो, आप जो भी कहो यार उस पे क्या ही बोलना आप। उसके बाद जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे 3 नाम याद रखना है, अमीर हसन सिद्दी, और दूसरा है अमीर खुसरो, और एक है जारुद्दीन बरेनी। तो इन्होंने जो शेख के बारे में इन्होंने इन्हीं तीनों ने लिखा था। और बाकी इसके नीचे वही सारा चीज़ है कि आपको जैसे जाएँगे तो आप उसके सामने आपको सर सर झुकाना है। उसके बाद से आपको अपना हेड सेव करके रखना है, यौगिक एक्सरसाइज परफॉर्म करना है डेली बेसिस पर। शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हाउस इन वेरियस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो वो अपने डिसाइपल्स को अपने सक्सेसर को अपॉइंट भी करते थे, उसको बोलते थे कि तुम और भी जगह-जगह पर खानखास का फॉर्मेशन करो, ठीक है? और फिर हमारे यहाँ पर आ गए पिलग्रिमेज कॉल ज़ियारत। ज़ियारत और कव्वाली। कव्वाली तो आप सबको पता ही होगा। आज बहुत फ़ेमस है। बहुत आपको सुकून मिलेगा उसे सुन कर के, बहुत ही अच्छी होती है। यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च मारोगे तो कव्वाली आपको देखने को मिलेगी। पिलग्रिमेज कॉल ज़ियारत। अब देखो ये पिलग्रिमेज कॉल ज़ियारत आपको यहाँ पहले भी एक बार उसका ज़िक्र हो चुका है यहाँ पर। देखो पिलग्रिमेज कॉल ज़ियारत, जो यहाँ पर दरगाह हम लोग विज़िट करने जाते थे, जो पिलग्रिमेज उसको ज़ियारत बोला जाता था, ठीक है? जो हम थॉम में पिलग्रिमेज करते थे उसको ज़ियारत बोला जा रहा है। द प्रैक्टिस ओकेजनल फॉर सीकिंग सूफ़ी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत। बरकत के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब अपने खुशहाली के लिए हम लोग यहाँ पे तीर्थ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बार किसी का जब से सबसे फ़ेमस कोई थे, तो वो हमारे गरीब नवाज़ थे। गरीब नवाज़ कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन सिद्दी, ये हमारे ये सबसे पहले वाले। उनको गरीब नवाज़ के नाम से भी डिनोट किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा फ़ेमस वही थे, और सबसे ज़्यादा तीर्थ उन्हीं के पास हुई है। द अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह डेटेड टू 14th सेंचुरी। इट वाज़ एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज़ ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड द पिटी ऑफ द शेख, क्योंकि वहाँ के जो शेख थे वो बहुत ही हम्बल थे। ये जो हमारे शेख मोइनुद्दीन सिद्दी है, इसलिए वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। इवन यहाँ पे कई सारे रॉयल विजिट्स भी हुए हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वाज़ द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन। तो वो सबसे पहले सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अजमेर शरीफ होने के लिए गए थे। उसके बाद फिर आपके सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, जो कि मालवा के थे, वो भी वहाँ पर विजिट किए। उसके बाद फिर हमारे अकबर, जो कि वहाँ पर अजमेर शरीफ होने के लिए 14 टाइम, समझ सकते हो कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार है। 14 टाइम वो वहाँ पर विज़िट किए हैं अजमेर में, और कई बार वो 1 साल में 2 से 3 बार भी वहाँ पर विज़िट कर लेते थे। मतलब साल में 1 बार तो उनका कंपल्सरी रहता था, कभी कई-कई बार क्या हो जाता था कि साल में 2-3 बार भी वो वहाँ पे विज़िट कर लेते थे। 14 टाइम तो उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया था, तो वहाँ पे वो गिफ्ट भी देते थे। जैसे कि वो उन्होंने एक बार वहाँ पे देग, जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी उन्होंने वहाँ पर गिफ्ट किया है। कई सारे मोशेक वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवा के दिए हैं, दरगाह बना कर दिए हुए हैं। तो ये वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पर इन्होंने करा है, ठीक है? ऑल्सो पार्ट ऑफ ज़ियारत द यूज़ ऑफ म्यूज़िक। तो ज़ियारत में क्या हो रहा है कि आप म्यूज़िक की भी मदद से आप गॉड से कनेक्ट कर सकते हो खुद को, कव्वाली की मदद से। यहाँ पर आपका भगवान का नाम ज़िक्र होगा, और उसमें फिर आप उनके प्रेज़ेंस को एज़ अ समा मतलब आपके परफ़ॉर्मेंस से, म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस से आप उसको फ़ील कर पाओगे। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। समा वाज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चिश्ती। तो वही समा आपका जितना भी म्यूज़िक था वो इंटीग्रल पार्ट था चिश्ती सिलसिला का, ठीक है? तो अब हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इट वाज़ नॉट जस्ट इन समा दैट द चिश्ती अडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज। तो ये समा में ही चिश्ती जो है लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं करते थे। इन दिल्ली दोस्त एसोसिएटेड विद चिश्ती सिलसिला कंजर्व्ड इन हिंदवी, तो उनको हिंदवी लैंग्वेज वहाँ पर पीपल उनके हिंदवी लैंग्वेज को बोलते थे चिश्ती सिलसिला में,
ठीक है, जो दिल्ली के आसपास रहते थे। अदर सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज वर्ड्स इन लोकल लैंग्वेज। तो बाबा फरीद की जो वर्ड्स थी वो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट मतलब कंपोज की गई है। जो आपका पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, मुल्तानी हो गया, जो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज थे उसपे उसमें उन्होंने कंपोज किया हुआ है। ये आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। येट अदर कंपोज लॉन्ग पोयम। तो लॉन्ग पोयम यहाँ पर लव को भी डिनोट करते थे वो लोग, जैसे कि द प्रेमख्या पद्मावत जो कि फेमस फिल्म भी है। तो उसको यहाँ पर लिखा गया था। मलिक फरीद जीआरसी रिवॉल्व अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन किंग ऑफ चित्तौड़। तो यहाँ पर वो भी एक कहानी लिखी गई है, लव स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है पद्मावत की, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें। ये यहाँ पर द डिफरेंट जर्न्स ऑफ सूफी पोएट्स वाज कंपोज इन अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर कर्नाटका। तो बीजापुर कर्नाटका में ना जो पोएम होते थे वो बहुत ही शॉर्ट होते थे और एक अलग ही लैंग्वेज में लिखे जाते थे, दक्खनी, जो कि उर्दू का एक वेरिएंट होता था। वो उस टाइम में वहाँ पर लिखा जा रहा था बीजापुर कर्नाटक में, ठीक है। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी ये सब काम हो रहा था। दिस पोएम वेर प्रॉब्ली यहाँ पे यही आपको बताया जाए। इसमें बस इतना ही आपको ये याद रखना है कि लोरी नामा भी इसमें लिखा गया। लोरी आप लोगों ने बचपन में लोरी सुनी होगी, आपकी जो माँ सुनाती होगी आपको लोरी, सो जा मेरे सो जा, वही वाला। फिर शादी नामा मतलब वेडिंग सॉन्ग्स भी यहाँ पर लिखी गई थी उसी टाइम पीरियड में। इसमें बस इतना ही जानने वाला बात था। और एक अगर आप यहाँ पर एक देखोगे छोटी सी चीज़ है, इट इज़ लाइकली दैट सूफी ऑफ दिस रीजन वे इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन। तो यहाँ पर सूफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जो यहाँ की प्री एग्जिस्टिंग भक्ति कम्युनिटी थी। जैसे आपके लिंगियास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उससे यहाँ पे वो बहुत ही इंस्पायर हो गए थे उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। अब हमें देखना है सूफी एंड द स्टेट। अ मेजर फीचर्स ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज एश्योरिटी, इंक्लूडिंग मेन मेंटेनेंस डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर तपस्या वपस्या करने का मेजर फीचर ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी। मतलब यहाँ पर चिश्ती ट्रेडिशन का सबसे जो मेजर फीचर था वो यही था कि वहाँ पर लोग तपस्या करते थे। हाउएवर दिस वाज बाय नो मीन्स सिचुएशन ऑफ द एब्सोल्यूट आइसोलेशन ऑफ द पॉलिटिकल। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल पावर से पूरी पूरी तरह से अलग थलग रहते थे। इवन उन्होंने जैसे कि द सुल्तान इन टर्न सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट को अकुफ ट्रस्ट को, जो चैरिटेबल अरब ये ट्रस्ट सुल्तान ने उस टाइम में सेटअप किया हुआ था, उसको अकुफ बोला जाता था। जो कि सीधा सा मतलब इलाइट डोनेशन भी लेता था। मान लो कोई राजा है वो वहाँ पे डोनेशन देना चाहते थे, वो उसमें जाके दे देते थे, ठीक है। एंड इंडोनमेंट फॉर हॉस्पाइस ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड एंड इनाम। तो मतलब अगर दिया आप वहाँ पर जो हॉस्पाइस के आसपास का लैंड है उसको टैक्स फ्री करो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोली जाती है कि हॉस्पाइस का निर्माण करके दो हमें। तो ये पॉलिटिक्स से खुद को दूर नहीं रख पाते थे। इवन कि ये बहुत ही तपस्या वगैरह में लीन रहते थे उसके बाद भी, और ये वर्ल्डरी पावर से भी दूर ही रहते थे। द चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड। तो ये चिश्ती जो है ये डोनेशन जो है कैश में ही एक्सेप्ट करते थे। और दूसरा जो ये डोनेशन को ना मतलब जमा करके नहीं रखते थे, वो इनको खर्च करते थे किस किस चीज़ में, फूड में, क्लॉथ में, लिविंग क्वार्टर, रिचुअल्स, नेसेसिटी, जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करना नेसेसिटी होता था उसमें उस वो लोग उसको खर्च करते थे। ऑल दिस इनहेंस ऑथोरिटी ऑफ द शेख विच इन टर्न अट्रैक्ट पीपल फॉर ऑल वॉक ऑफ लाइफ। तो सभी जगह से पीपल यहाँ पर उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते थे। फर्दर दियर पीटीएन स्कॉलर्स जो द पीपल बिलीव इन द मिरेकुलस पावर ऑफ द सूफी पॉपुलर अमंग द मासेस हु सपोर्ट किंग विशेस टू सिक्योर। तो यहाँ पर भी वही है कि उस टाइम पीरियड पर चिश्ती जो थे वो बहुत ही पावरफुल फिगर बन गए थे। सबको लगता था कि उनके अंदर कोई मिराकुलस पावर, तो वहाँ पर किंग्स भी उसके अंदर उनके अंदर अपना सर अदा करते थे। King did not simply need to demonstrate their association with Sufi, also required legitimate from them. When the Turk set up Delhi सल्तनत, तो सबसे पहले तो जब तुर्क ने दिल्ली सल्तनत को सेटअप किया तो द resisted insistence of the ulama on imposing Sharia state law because the anticipation opposition of the subject the majority were non-Muslims। तो उन्होंने क्या किया ना उलमा को जो इम्पोज कर रहे थे शरिया कानून का जो इम्पोजमेंट हो रहा था स्टेट पर, तो उनको उन्होंने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि जो उनके सब्जेक्ट है वो बहुत ही मेजोरिटी जो उनके सब्जेक्ट है वो नॉन मुस्लिम्स थे। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही कम ही थे। अब बाकी जो हमारे सिख कम्युनिटी हो गए, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन हो गए, ज्यूइश हो गए, जोरास्ट्रिज्म हो गए, तो ये सारे यहाँ पे बहुत ही मेजोरिटी में थे। तो उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया कि ये जो भी स्टेट लॉ होगा वो शरिया के ऊपर नहीं होगा, वो एक अलग स्टेट लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। द सुल्तान देन साउट आउट द सूफीज़। तो वो लोग सूफीज़ के पास जाते थे और वहाँ से वो लोग जो है एक अलग टाइप का लॉस बनाते थे स्टेट को गवर्न करने के लिए, ठीक है।
तो बस इसमें इतनी ही चीज़ थी और यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बिसाइड इट वाज बिलीव्ड दैट ओलिया कुड इंटरेक्टेड टू गॉड इम्प्रूव द मटेरियल स्पिरिचुअल। तो वही है कि किंग, तो इससे क्या होता था ना, ओलिया का बहुत ही पावरफुल फिगर उस टाइम पीरियड पे जनरेट हो रहा था, तो किंग भी इस चीज़ से खुद को दूर नहीं रख पाता था। तो किंग भी क्या करता था ना, इससे आसपास में ही अपना श्राइन, सूफी श्राइन और हॉस्पाइस का बिल्ड करते जाता था, ताकि उनका भी भरोसा जीता जा सके। और क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ पीपल उनके उससे मोबिलाइज होता था, तो पीपल सपोर्ट भी उसको, किंग को मिल जाता था यहाँ पर, ठीक है। However, there were intense of the conflict between the सुल्तान एंड सूफी टू एश्योर अथॉरिटी। तो कई बार जो है सुल्तान और सूफी में कन्फ्लिक्ट भी होने होते हुए मैं यहाँ पर दिखाई दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारे रिचुअल्स थे जिनका फॉलो होता था। जैसे आपने सोर्सेस वहाँ पे अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि अगर आप किसी भी सूफी टीचर से मिलते हो तो आपको सबसे पहले उनके जो फीट हैं उनको किस करना है आपको। उसके बाद कई सारे इसी तरह के रिचुअल्स उन्होंने बनाए खुद में ही, ठीक है। बस इसमें यही था यहाँ पर। फॉर एग्जांपल द डिसाइवर, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है निज़ामुद्दीन औलिया का, जिसको कि हम लोग सुल्तान अल मस्क भी बोलते हैं, लिटरली मीन अमंगेस्ट सुल्तान अमंगेस्ट द शेख। तो ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैंने कर दी थोड़ी बहुत यहाँ। ऐसे तो सारा चीज़ इसमें आ ही गया, चिश्ती सिलसिला आ गया, ज़ियारत आ गया, आपका जो टर्म्स है आप वो याद कर लेना। इसमें टर्म्स आपको पूछे जाएँगे, अगर ये पूछने का होगा भी तो यही सूफ़ी सिलसिला के बारे में पूछ लेगा आपसे, डिस्क्राइब सूफ़ी सिलसिला, तो वो आपको याद रखना है कि सूफ़ी सिलसिला यही है कि आपको एक मास्टर से डिसाइपल के बीच में चेन जो होती है वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता था कि जो शेख थे वो बहुत ही पॉपुलर रहते थे। इवन जब शेख का देहांत हो जाता था, उसके बाद फिर उनका वहाँ पर दरगाह बनाया जाता था, फिर वहाँ पे लोग वहाँ पर ज़ियारत करने, पिलग्रिमेज करने के लिए आते थे। तो आपको यही सारा चीज़ वहाँ पर लिखना हुआ है। तो आप एक बार चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसके अगला पार्ट मैं इसलिए इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है, और उसके बाद फिर जो इसका अगला पार्ट है उसमें आपको सिख कम्युनिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा और हिंदू कम्युनिटी के बारे में, इसलिए मैंने उसका एक अलग पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।